नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कहा जाता था कि शरद पवार की राजनीतिक विरासत का कोई वारिस होगा तो वो अजीत पवार ही होंगे। लेकिन बेटी का मुंह देखकर परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाकर शरद पवार ने सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और अजीत पवार खाली हाथ रह गए। पर अजीत पवार ने ऐसी बगावत कर दी कि अब एनसीपी खतरे में आ गई। अजीत पवार ने 40 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए एनडीए का दामन थाम लिया है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बगावत से परेशान शरद पवार ने भी अपना दाव चलना शुरू कर दिया। अजीत पवार समेत उनके साथ शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हुए सभी के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की। साथ ही शरद पवार ने बागी नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर निकाल दिया। मतलब कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त उठापटक जारी है। लेकिन सवाल ये है कि अब एनसीपी में आगे क्या होगा, इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अजीत पवार के बगावत के बाद अब एनसीपी में क्या होगा? देखिए, जैसा कि आपने पहले ही बताया कि ऐसा माना जा रहा था कि शरद पवार के राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी अजीत पवार होंगे। वो अब अजीत पवार बन चुके हैं उनकी राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी। अब वो शरद पवार के जिम्मे है कि वो इसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं करके राजनीति से संन्यास लेते हैं। उनके पास दो ही विकल्प बचा है, या तो वो अजीत पवार को एक्सेप्ट कर ले कि आपने जो मूव लाया है और आप जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, हमारे साथ भी कुछ समर्थक विधायक हैं, लेकिन आपको हम आगे अपने राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। सुप्रिया सुले को अपने साथ रखो और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। केंद्र में राजनीति करने की जिम्मेदारी इसे दे दो। ये शरद पवार के पास एक विकल्प है। दूसरा विकल्प यही है कि वो उद्धव ठाकरे की तरह डगरे के बैगन की तरह इधर उधर घूमते रहें। उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। वो जो कानूनी धमकियां दे रहे हैं, वो कानूनी संवैधानिक धमकियां कोई काम नहीं आने वाला है। ये हम उद्धव ठाकरे के समय भी देख चुके हैं। सिचुएशन उससे अलग नहीं है। जैसा हम लोगों ने पहले भी कई बार चर्चाएं की है इस बारे में कि अजीत पवार इस बार पार्टी तोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि पार्टी पर कब्जा करने वाले। खबर है कि अजीत पवार ने शरद पवार को सुलह करने का कोई फॉर्मूला भी दिया है। बिल्कुल दिया है, और अजीत पवार ने यही कहा है कि आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे जो मार्गदर्शक मंडल होगा आप मार्गदर्शक मंडल संभालो, राजनीति छोड़ दो, मार्गदर्शन करो। और जो एक्टिव पॉलिटिक्स के रिटायरमेंट की बात आपने कुछ दिन पहले कही थी कि हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे, अब हमें छोड़ दो, हम जो मार्गदर्शन करना होगा, जो गाइड करना होगा, वो हम करते रहेंगे। एक्टिव पॉलिटिक्स के लायक अब हम नहीं रहे, बीमार चल रहे हैं, वही काम करो और हमें जिम्मेदारी दे दो। सुप्रिया सुले का ख्याल हम रख लेंगे, उनको राजनीति से विदाई नहीं करवाएंगे। लेकिन अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार अपना अभियान चला रखे हैं। अब ये इनकी कोशिश है, कुछ दिन तक ये कोशिश चलती रहेगी, क्योंकि शरद पवार को एक बड़ा तमाचा लगा है। जिनको बार बार ये कहा जाता था कि राजनीति के चाणक्य हैं, मराठा राजनीति के चाणक्य हैं, और जो मूव इनकी होती है वो किसी को पता नहीं चलता। बड़े बड़े धुरंधर इनके सामने पानी मांगते हैं। मतलब ये कांग्रेस को, जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो सिर्फ चापलूसी करना जानते हैं, राजनीति करना नहीं जानते हैं, उनको अपने पक्ष में करके या उद्धव ठाकरे जैसे नौसिखियों को अपनी उंगलियों पर नचाकर मराठा राजनीति के चाणक्य बन रहे थे। अब उनको क्या कहा जाएगा, क्या तमगा दिया जाएगा, ये तो इतिहास बताएगा, क्योंकि इतिहास सबके साथ न्याय करता है और अजीत पवार ने उनके साथ भी न्याय किया है, जो वो करते रहे दूसरी पार्टियों के लिए। अपने कुछ दिन पहले जो उन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि हम चाहते थे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच का गठबंधन टूटे। 2014 में भी हमने वही चाल चली थी, जब उद्धव ठाकरे ने 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से मना कर दिया था कि हम आपके साथ सरकार में शामिल नहीं होंगे। उस समय शरद पवार ने क्या किया, बाहर रहते हुए कहा कि हम समर्थन देंगे और बाहरी समर्थन पर
पहली बार महाराष्ट्र में अल्पमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी। हालांकि बाद में उद्धव ठाकरे को लगा कि अगर हम सरकार में शामिल नहीं हैं, भाजपा की अकेले की सरकार है, तो हमारे नेताओं को क्या मिलेगा। उनके पार्टी के अंदर से दबाव हुआ और उसके बाद उन्होंने जो सरकार में शामिल होने का फैसला लिया था। उस समय भी शरद पवार यही चाह रहे थे, हम समर्थन भाजपा को दे देते हैं, बाहरी समर्थन ही देंगे, इधर शिवसेना के साथ उनका गठबंधन टूट जाएगा और दोनों आगे का चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, जिससे कि एनसीपी और कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन वो उनका दांव उस समय कामयाब नहीं रहा। 2019 में उन्होंने यही किया और उसका परिणाम यही हुआ कि शिवसेना दो टुकड़ों में बट गई। उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ नहीं रहा है। अब शरद पवार की बारी है, क्योंकि शरद पवार ने जो कानूनी प्रक्रिया अपनाया है कि पहले 9 विधायक जो हैं अजीत पवार के साथ जिन्होंने शपथ लिया है, उसके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए याचिका दायर की। इससे कुछ फायदा होगा? अब याचिका कहां गई है? याचिका स्पीकर के पास है। स्पीकर इसके ऊपर फैसला लेते हैं। अब स्पीकर किस आधार पर फैसला लेंगे, वो एक लिखित प्रमाण है और अभी जो चल रहा है उसके पीछे 2 महीना पीछे जाकर हम देखें, जो बार बार धमकी दे रहे हैं स्पीकर हो या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक वो जाएंगे शरद पवार। लेकिन ये मामला उसी तरीके से है जिस तरीके से शिवसेना के साथ हुआ। शिवसेना ने भी 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने का याचिका दायर की। अब स्पीकर के पास वो याचिका दायर है, 1 साल हो गया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे के गुट है, वो उद्धव ठाकरे गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जजों ने बड़ी बड़ी मोरल बातें कही। ये मोरलिटी वाली बातें थी कि राज्यपाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, गवर्नर ने कुछ गलत काम किया है, उनको पहले फ्लोर पे दिखाना चाहिए था, किसी पार्टी के आंतरिक मामला है, वो 2 गुटों में बटे हैं, तो किसी एक गुट को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आप शामिल हो जाएंगे सरकार में। ये मोरल क्वेश्चन था, आप राज्यपाल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। दूसरा मोरल क्वेश्चन को ही शिवसेना के उद्धव ठाकरे के गुट वालों ने ये मना लिया कि अब तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी मामला चला। पहले तो इन लोगों ने कहा कि सरकार बर्खास्त करो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अब चुनी हुई सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते और हमारा यह अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने खुद से इस्तीफा दिया था, किसी को ने दबाव नहीं डाला था, बहुमत साबित करने से पहले ही आप बाहर आ गए थे। फिर ये 16 विधायकों का डिस्क्वालिफिकेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया स्पीकर को, राहुल नार्वेकर के पास एक निर्देश गया कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप इस पर एक डिसीजन लें। तो 16 विधायकों का मामला जो है डिस्क्वालिफिकेशन का, उस पर फैसला आपको लेना है। अब नार्वेकर का क्या कहना है? उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यह मामला तो दोनों तरफ का है। ऐसा तो है नहीं कि उद्धव ठाकरे ने याचिका दायर की है कि हमारे 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई कीजिए। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जो बचे हुए 14 विधायक शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हैं, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल शिवसेना तो हमारी है। चुनाव आयोग ने भी मान लिया है। तो दोनों का मामला चल रहा है, हम एक का फैसला कैसे करें? अगर ये चुनाव आयोग के अनुसार करेंगे फैसला कि ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, तब तो उद्धव ठाकरे सहित उनके सारे विधायकों को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। चीफ व्हिप जो हैं वो व्हिप जारी भी कर चुके थे भारत गोगवाले ने। तो ये सारा मामला अब उसी तरीके से चल रहा है। इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन की याचिका दायर की है, अब उसके ऊपर स्पीकर को फैसला लेना है। तो क्या अजीत पवार चुप बैठे रहेंगे? स्पीकर तो कह रहे हैं कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उस हिसाब से फैसला लिया जाए। बिल्कुल, और कानूनी प्रक्रिया यही है कि जब इन्होंने एनसीपी से बगावत की ही नहीं है, इनका मानना है, अजीत पवार ने साफ तौर पर कहा है कि हम एनसीपी के सारे नेताओं की सहमति से, अब सारे नेताओं में 2-4 नेता कोई एक्सक्लूड कर दिया जाए तो वो पार्टी नहीं होते हैं, हम उनकी सहमति से, हमारे साथ विधायकों की संख्या है जिसके आधार पर हम एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एनसीपी से अलग हो रहे हैं, उन्होंने टुकड़े की बात नहीं की, गुटबाजी की बात नहीं की। महायति गठबंधन का ऐलान, महायति गठबंधन यानी कि महागठबंधन। ये युति का मतलब ही गठबंधन होता है। तो इस गठबंधन का मतलब है
कि अजीत पवार ने वही बात करी है जो कि पहले शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने किया। अब याचिका इनके तरफ से है, अजीत पवार भी एक याचिका डालेंगे कि जो हमारे साथ नहीं है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये सदन की जब सत्र होगी, विधानसभा का सत्र आएगा, उसी समय किसी भी मुद्दे पर अजीत पवार और शरद पवार दोनों अपने अपने तरीके से व्हिप जारी कर सकते हैं और बैठक में भाग लेने के लिए और वहां पर वोटिंग के लिए ये कह सकते हैं कि मेरा व्हिप सही या उसका व्हिप सही। अब जिसके पास समर्थन ज्यादा होगा उसके बात मानी जाएगी और फिर स्पीकर के पास मसला जाएगा। स्पीकर इस पर बैठे रहेंगे, फिर ये हाई कोर्ट जाएंगे जिस तरीके से उद्धव ठाकरे गए, फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब समय गुजर जाएगा 6 महीना, 1 साल से ज्यादा समय हो गया। उद्धव ठाकरे के जो पक्ष में कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया, कोई राहत नहीं मिली। ये चुनाव आयोग के खिलाफ भी चैलेंज करके थक गए, नहीं मिली कोई राहत उद्धव ठाकरे को। अब 1 साल के अंदर अगर ये 6-7 महीना ऐसे ही गुजर जाते हैं, कुछ लोग डिस्क्वालीफाई भी होते हैं, तो चुनाव उपचुनाव तो होना नहीं है, क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव है। अब विधानसभा का चुनाव में ये शक्ति प्रदर्शन करते रहे अजीत पवार और शरद पवार के बीच। लेकिन अब समस्या ये है कि अजीत पवार के पास अब कोई कमबैक प्लान नहीं है। वो शरद पवार के साथ नहीं जा सकते, प्रफुल्ल पटेल नहीं जा सकते, सुनील तटकरे नहीं जा सकते। आप बर्खास्त कर रहे हैं, जिला अध्यक्षों को बर्खास्त कर रहे हैं क्योंकि वो अजीत पवार के साथ में हैं। तो अब तो संगठन और जो प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा और विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा में, उन लोगों की संख्या गिनी जाएगी जिसमें अजीत पवार अभी ऊपर नजर आ रहे हैं। इसलिए शरद पवार का पूरा गेम इसमें फेल होता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर शरद पवार का हाल उद्धव ठाकरे की तरह हो गया। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आज भी हलचल तेज रहेगी। एनसीपी ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया। वहीं एनसीपी में बगावत करने वाले अजीत पवार ने नए गठबंधन का ऐलान किया है। ये नया गठबंधन भाजपा, शिंदे और पवार मिलकर बनाएंगे, जिसे महायुति का नाम दिया गया है। अब देखना होगा शरद पवार अपनी पार्टी को कैसे बचा पाते हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।